Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic नहीं। मैं इस लेक्चर में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस की बातें मैं करूंगा, ठीक है जी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर डील किया था। जितना भी आपके बताने लायक चीजें थी, जैसे कि जितना भी टॉपिक था, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको 8 क्लास में इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ना हो और मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। मैंने जितने भी चीजों को कवर करना था, पढ़ाना था, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन आंसर आज होने वाला है, वही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के मैं बातें करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स देखते हैं कि कितना तक लगी हो पाता है, राइट। बट मेक श्योर कि जो कुछ भी मैंने आपको से पढ़ाया है, हर एक नोट्स आपने बनाए हैं और हर एक चीजों को रिवाइज भी किया है और फिर जाकर के क्वेश्चन आंसर में अटेंड कर रहे हो, ठीक है। नाउ लिसन टू मी। देखो, मैं आपसे क्या कहूंगा कि मैं हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे करके देने वाला हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं खुद से बनाऊं तो आपके पास बुक्स होंगे ना, बुक्स के क्वेश्चंस बना करके देखा करो। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे होते हो क्यों डरते हो। नहीं बनेगा छोड़ दीजिए, लेकिन जो बनेगा सो बनाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाला हूँ और देखिएगा तो कुछ क्वेश्चंस आपसे मिलते हैं कि नहीं, या फिर उसी के जैसे कुछ होता है कि नहीं होता है। आई होप कि जो कुछ भी मैं क्वेश्चंस इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, आपको से बनवाऊंगा, वो सारा कुछ क्या होगा कि आप रिलेट कर पाओगे और फिर आपको आसानी से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर पाओगे, राइट। चलिए, आप चाहो तो देख सकते हो और खुद से भी क्वेश्चंस एक बार पढ़ करके आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्यूशंस कर सकते हो। अब मेरा समय आ गया, अब मेरा बारी, अब मैं इस क्वेश्चंस को डील करूं, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। आई एम सेइंग दैट इज a very short answer type question, the questions which is based upon the very short answer type questions. So all right, the question number first, what about the first questions, can you tell me? The question of first is asking that which agricultural practices is carried out with the help of sickle. Sickle actually यह एक प्रकार का हथियार है या फिर औजार है जिसके मदद से मैं काटता हूँ। हसली वगैरह ये सब हसुआ का नाम सुने हो हिंदी में तो वही होता है ये सिक्कल। तो उससे किस चीज के लिए सिक्कल का इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे, वही बताया गया कि बीच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मैंने बताया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैन्योर, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, हार्वेस्टिंग वगैरह ये सब होगा। आपको बात पता है ना कि भूल गया? पता है, वेरी गुड। तो वहीं पूछा गया है डियर कि सिक्कल का इस्तेमाल किस लिए करेंगे भैया, कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल हो? तो हार्वेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि काटने के लिए ही हसुआ का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। और का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, मिट्टी को कोड़ेंगे हसुआ से जी, उसके लिए तो हाल है ये है, ट्रैक्टर से खेत को जोतते ही है, राइट। चलिए, तो ये आंसर्स देख लीजिए, हार्वेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर्स। ऑल राइट, now listen to me. The question number second and the next question is asking that what name is given to the cutting and gathering of food crop like wheat और या फिर पैडी, यानी कि किसी भी तरह का क्रॉप क्यों ना हो इस संसार में, बट उस क्रॉप को मैंने लगाया है फील्ड में, तो उसको काट रहे हैं और काट करके गैदरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। तो कटिंग और गैदरिंग ऑफ द क्रॉप ये सब चीज किस लिए कर रहा हूँ, ताकि फूड ग्रेन्स मिल सके मुझे। तो इन सारे प्रोसेस का प्रक्रिया का क्या नाम दिया है? अरे हार्वेस्टिंग तो नहीं, यस ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग, मैं ही भूल जाता हूँ कभी कभी, है ना। क्यों? क्योंकि काट रहे हैं और फिर काट करके कलेक्शन ही कर रहा हूँ ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द हार्वेस्टिंग। मैंने आपको पढ़ा था हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन वगैरह। देखिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 हो गया और ये मे बी 6 भी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तरह का ही ये क्वेश्चंस रहता है। देखो, ज्यादातर जो बेसिकली एंड द मेनली द थिंग्स इज दैट कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह सब होते हैं डियर, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, वही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत इजी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक नंबर में ही, एक सेंटेंस में ही उसका आंसर देना होता है। सो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो रहा। अगर आप अच्छे से देख रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर होते जा रहा है। बट डोंट वरी, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग भी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और हॉट क्वेश्चन भी, दैट इज विच इज द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, राइट। बट मैं खुद सोल्यूशन करूंगा, इसलिए आप क्यों चिंता ले रहे हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द टूल इंप्लीमेंट यूज्ड इन द ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि पहले के जमाना में कैसे
क्रॉप को काटते थे, फसल को कैसे काटा जाता था, तो भैया नाम है सीकल का। सीकल क्या है, तो हसुआ का नाम, जो अभी अभी देखे, अभी अभी हम लोग ऑलरेडी देखे ना, कहाँ देखे, कहाँ लिखा था, हाँ ये लिखा हुआ है। तो हार्वेस्टिंग में किसका इस्तेमाल हो रहा है, इस सीकल का, राइट। तो वही चीज तो यहाँ भी कहा गया कि पहले किस चीज का इस्तेमाल होता था क्रॉप को काटने के लिए, तो सीकल का। और सीकल क्या है, एक हसुआ ही है। आप हसुआ जानते हो, इस प्रकार से रहता है और उसको में आरी की तरह नोक रहता है, राइट, और उसको पकड़ करके इस प्रकार से काट लिया जाता है। लेकिन हम इतना अच्छे से बता रहे हैं, जिसका मतलब आप सवाल कीजिएगा कि आप भी काटे हैं सर, यानी हाँ, मैं देखा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं देखा हूँ, ठीक है जी, सीक्वल होता है। अरे नहीं, मोबाइल में या फिर टीवी में नहीं देखा है, मैं सच में देखा हूँ ऐसे लाइव टेलीकास्ट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, कि नेम द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। कि जब हम क्रॉप को क्या किया, हमने काट लिया है, काट के गैदरिंग भी कर लिया, कलेक्शन भी कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको गैदरिंग करूंगा, आई मीन टू से दैट, किस लिए उसको बीट करूंगा, दैट मीन्स कि उसको उसको पीटूंगा उस क्रॉप्स को, और उस क्रॉप को पीट करके उसमें से जो भी ग्रेन्स है, अनाज है, उस अनाज को कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम देते हैं, दैट इज द थ्रेसिंग। ऑल राइट, ऑल राइट। मैंने बताया था आपको कि थ्रेसिंग क्या कहलाता है, थ्रेसिंग का डिफिनेशन क्या होगा। तो थ्रेसिंग का डिफिनेशन पूछेगा तो यही होगा कि द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, यानी कि हार्वेस्टेड क्रॉप क्रॉप को क्रॉप को पीट करके, यानी कि उसको डेंगा करके, यानी कि उसको मसल करके, उससे जो हम लोग ग्रेन्स को प्राप्त करेंगे, तो यही प्रक्रिया जो हमने किया है, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेसिंग। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। समझ गया ना कि थ्रेसिंग आखिरकार कहलाता क्या है, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या होंगे। ऑल राइट, ऑल क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है जी, आप इसे लिख लो, ठीक है, लिखते हुए चलेगा, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, and do you want to know what the question is that, कि name the machine used in recovering the grain from harvested crop। यानी कि भैया एक ऐसा मशीन का नाम बताओ जो क्या करेगा, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप है, यानी कि जो क्रॉप को काट लिया है तुमने, उस क्रॉप में से हम लोग अब ग्रेन्स को, अनाज को बाहर निकालेंगे, उसको कलेक्शन करेंगे। तो ऐसा मशीन का नाम बताओ, तो थ्रेसर मशीन जी, भूल गया। थ्रेसर मशीन का किस लिए इस्तेमाल होता है, जब गेहूं वगैरह सब काट लिया जाता है तो फिर गेहूं को सहित थ्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है, तो फिर अनाज देखते हो गेहूं वगैरह सब भारी रहता है, नीचे गिर जाता है, और पंखी के मदद से भूसा जो है वो बाहर उड़ जाता है। नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना अपने अंकल से पूछ करके, ठीक है। अंकल के पास नहीं आता, पड़ोसी का किस दिन काम देगा, है कि नहीं, था पड़ोसी से पता करो, वो भी नहीं कहता, तो जब तक पता करते रहो जब तक देख नहीं लेते, और वो भी नहीं हो रहा, तो फिर मोबाइल में सर्च कीजिए थ्रेसर मशीन से कैसे मतलब कि ग्रेन्स को बाहर निकालते हैं, फिर मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ध्यान से सुनो कि क्या है क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्किंग दैट, कि नेम द मशीन व्हिच डज द कटिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड रिकवर्स द ग्रेन्स टू। भैया आप एक ऐसा मशीन का नाम बताओ हमें, जो क्या करेगा, वो मशीन कि क्रॉप्स को भी काट लेगा, ठीक है, और क्रॉप्स को काट लिया तो हार्वेस्टिंग कहलाया, और क्रॉप्स को काटा वही मशीन, और वही मशीन क्या करेगा, उसी समय करेगा, देरी नहीं लगाएगा, वही मशीन काटेगा, और वही मशीन थ्रेसिंग के रूप में भी काम करेगा, यानी कि उससे जो ग्रेन्स वगैरह, अनाज वगैरह ये सब है, जो कलेक्ट कर लेगा, यानी कि निकाल लेगा। तो वैसा मशीन का क्या नाम दिया, तो एक मशीन है जिसका दैट इज द कंबाइन हार्वेस्टर। ओके, ये नाम है मशीन का, भूलना मत, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके आपके क्या बोलते हैं स्कूल के एग्जामिनेशन में, बट मुझे नहीं लगता कि सब देगा, क्योंकि वो सब हल्का क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। बट मैंने तो आपको पढ़ा दिया है, तो मैं तो आपसे पूछूंगा ही ना कि क्या होते हैं, तो याद रखोगे ना। अब देखो कोई लड़का सोच रहा हो कि क्या बताएं, तो मैंने आपको कंबाइन हार्वेस्टर का डिफिनेशन से बताया था, एक्सप्लेनेशन भी दिया था बहुत अच्छे तरीके से, तो सब भूल जाता है। याद रखना चाहिए ना, आपको नोट्स बनाए हो ना, अगर नहीं भरोसा तो आप पीछे पन्ना पलट के देखो, ये कंबाइन हार्वेस्टर का नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। मैंने यहाँ भी बता दिया, कोई पूछा कि कंबाइन हार्वेस्टर का क्या डेफिनेशन होता है, तो कह दीजिए द मशीन विच विच डज नहीं विच इज यूज्ड टू कटिंग
ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड रिकवर्स, और उसी में से क्या करेगा, अनाज को भी, ग्रेन्स को बाहर निकाल ले, दैट इज कॉल्ड एज द कंबाइंड हार्वेस्टर। ये बहुत ही अच्छा हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करते थे, हमारा सबसे पहले पैसा लगता है, ऑब्वियसली इसमें तो पैसे लगेंगे ना, बट हमारा टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसी समय काट लिया और उसी समय पीट लिया, आपका ग्रेन्स भी निकल गया, बोरे में पैक कर लो, और बहुत ही फाइन तरीके से जो ग्रेन्स काटा गया इस कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा, वो एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है। समझ गया ना। अब कोई लड़का पूछा कि का है इससे बोलना, तो हम अपना मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक चीज देखे हुए हैं और सीखे हुए, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है उसमें कि वो मशीन में ही रह जाता है ग्रेन्स वगैरह ये सब, राइट। और आप बोरे में सीधे इसको पैक कर सकते हो। तो सीधे जब बोरे में पैक कर लिए तो जमीन पर गिरेंगे तो धूल भी ना लगेगा, ना कंकड़ उसमें मिलेंगे। तो समझ रहा हो ना कि क्यों फ्रेश रहता है। तो चीजें कुछ इस तरह से होती है। तो आप क्या कीजिए, आप इतने सारी चीजों को नोट कर लेगा। आई होप कि तुमने इसे लिखने का प्रयास किया होगा हर एक चीजों के बारे में। आगे बढ़ सकता हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। चलिए, let's go to the next pages. Next one, and the question number 7. The question number 7 asking is that, saying that name the process in which grains are separated from the chaff and hay with the help of wind. भैया हम उस प्रक्रिया का क्या नाम देंगे, या फिर ऐसे भी सुन सकते हो कि जब थ्रेसर किए ना तो क्या हुआ कि जैसे सपोज दैट आपने चूड़ा कुटाने का नाम सुना हो कि चूड़ा चलो कुटाने के लिए, फिर चूड़ा कुटाते हुए देखो, या फिर पता है कि चूड़ा कुटाया जाता है। तो चूड़ा जब कुटाया जाता है तो देखते हो उसमें बहुत सारे भूसे वगैरह सब रहते हैं। तो उस अनाज में से भूसे को बाहर करना और अनाज को प्राप्त कर लेना किसके मदद से, तो हवाओं की मदद से, विंड के मदद से। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हवा जो है वो नेचुरल है कि आप पंखा लगाए हुए, बस हवा के मदद से दूर कर लेगा, ठीक है जी। जिसको बोलते हो ओसाना। ऐसे ऐसे कर करके गांव देहात में देखिएगा तो महिला लोग, ठीक है, इस प्रकार से जो है वो अपने सूप में ले करके ओसाते रहती है ऐसे, और ग्रेन्स जो है वो नीचे गिर जाता है और भूसा जो है वो उड़ आ जाता है। क्यों? क्योंकि भूसा हल्का है और ग्रेन और अनाज जो है वो भारी है, इसलिए वो नीचे गिर गया। ठीक है, ठीक है जी। ज्यादातर महिलाएं ही करती है, इसीलिए मैंने बोला उनका नाम लिया, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मैं गाँव में रहा हूँ। ठीक है जी। तो उस प्रक्रिया का नाम है इंग्लिश में बिनोमिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में मैंने ओसाना बोला। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग दैट कि नेम 3 फूड मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि भैया जानवर से प्राप्त करने वाला हमें 3 भोजन का नाम बताओ जो हमें किससे मिलता हो, तो जानवरों से प्राप्त होता है। बोलो ना। अरे पहला का नाम है अंडा, मीट, मछली, और क्या चीज। अंडा भी मिलता है यानी कि एग्स मिलते हैं, मीट भी मिलता है, मांस मिलता है, फिश भी मिलता है यानी कि मछली भी मिलते हैं। अब कोई लड़का यहाँ पे हमसे बहस करेगा कि आप ऐसे कहा लिखे, मीट अलगे लिखे और फिश अलगे लिखे। मीट ही तो, फिश भी तो मीट है, लेकिन फिश थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आ जाता है ना जी। इसीलिए फिश भी एक ग्रुप होगा जो जानवरों से मिलता है। समझ गया ना? हाँ जी। चलिए ये अच्छा हो गया, आप समझ रहे हो इतनी सारी चीजों को। आप चाहो तो इसे पहले भी लिख सकते हो, अदरवाइज मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी। आई थिंक कि आप बाद में ही लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ऑल राइट, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आस्किंग दैट कि नेम 2 डोमेस्टिक एनिमल्स व्हिच आर यूज्ड टू ऑब्टेन मिल्क। भैया दो ऐसा डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर का नाम बताओ जिससे हम लोग मिल्क प्राप्त करते हैं। तो नाम बताओ ना। दो जानवर का नाम तुमको नहीं याद आ रहा है? काऊ एंड बफेलोज यहाँ पे लिख भी रखा है, देख के भी बोल सकता था, लेकिन ध्यान रहता ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने में तो आपका ध्यान हो। एनी हाउ, तो काऊ एंड बफेलो यानी कि गाय और भैंस। ठीक है जी। आप कोई लड़का सोचेगा तो काऊ एंड गोट भी लिख सकता है, गोट माने बकरी, बकरी से भी तो दूध मिलता है हमें। ठीक है जी। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। बकरी का दूध कौन पीता है? ठीक है, मान लिया आप नहीं पीते हैं, कोई तो पीता होगा। चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आस्किंग दैट कि नेम 1 मीट यील्डिंग एनिमल एंड 1 एग यील्डिंग एनिमल। तुम क्या करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम जवाब दो इसे बिना देखे हुए। आप एक ऐसा जानवर का नाम बताओ जिससे हम लोग मीट प्राप्त कर दें,
और एक और दूसरा ऐसा जानवर का नाम बताओ जिससे हम लोग अंडा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो गोट, गोट से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मीट प्राप्त करते हैं, राइट। सीप, SHEEP, उससे भी हम लोग मीट प्राप्त करते हैं। और मिल्क देने वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, मिल्क ही ना पूछा, नहीं नहीं अंडा पूछा है, तो हेन, मुर्गी से अंडा प्राप्त करते हैं। और क्या हो जाएंगे? डक, DUCK, डक मीन्स बत्तख, उससे भी मिलता है। तो लिखा हूं कि गोट इज द मीट यील्डिंग एनिमल, यानी कि गोट जो है वो क्या करेगा? तो हमें मीट प्रदान करता है। लेकिन हेन यानी कि मुर्गी जो है वो क्या करता है? एग देता है। एग यील्डिंग एनिमल्स का अर्थ ये हुआ कि अंडा देने वाली जानवर, ठीक है जी, या फिर देने वाला जानवर। All right, all clear. Next question, and that is the question number 11. Name an animal food obtained from insects. ठीक है, क्या पूछा गया कि ऐसा जानवर का नाम बताओ, ठीक है, नेम एन एनिमल जो कि फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। नेम एन एनिमल, एनिमल फूड, हाँ समझ गया ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ऐसा नेम एन एनिमल फूड, यानी कि ऐसा भोजन का नाम बताइए जो जानवर से ही हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जानवर के रूप में कौन है भैया? तो इंसेक्ट महाराज हैं, यहाँ पे इंसेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? इंसेक्ट से कौन सा भोजन प्राप्त करते? बोलिए। अभी तक तो आपको पता था दूध, दूध प्राप्त कर लेंगे भैंस से, गाय से, बकरी से, और भी बहुत सारी चीजों से, है कि नहीं? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई ऐसा जानवर का नाम याद आ रहा है जो, जिससे हम लोग बहुत ही लजीज चीज खाते हैं, लेकिन वो जानवर नहीं है, वो एक इंसेक्ट ही है एक प्रकार का। मधुमक्खी का नाम सुना है? बीस, BEES, बीस मीन्स मधुमक्खी। मधुमक्खी से हम लोग हनी प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलना चाहिए ना। तो फिर, अच्छा बोला था, चलिए अच्छी बात है कि तुम बोला था, बट मुझे, और बाकी सब कहाँ नहीं बोले। एनी हाउ, तो ठीक है ना, हानि प्राप्त करते हैं, उस भोजन का क्या नाम है जी? हानि। चलो मैं इसे क्लीन करता हूँ ताकि आपको लिखने में सहूलियत मिले। हानि, ठीक है, तो लिख लेगा, हानि होगा आंसर। करेक्ट आंसर इज द, दैट इज द हानि। आई, ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 आस्किंग दैट कि व्हाट नेम इज गिवन टू दैट branch of agriculture which deals with feeding, shelter, health and breeding of domestic animal। यानी कि, और इसका कहने क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट नेम इज गिवन टू द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का वैसा ब्रांच को आप क्या नाम दोगे जो जानवरों को टेक केयर करता हो, ख्याल रखता हो, उसका लालन पोषण करता हो, ठीक है, क्या नाम दीजिएगा? तो मैंने बताया था ना, एनिमल हस्बेंड्री, द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, जिसे सो कॉल्ड खटाल वगैरह सब का नाम देते हो, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री मैंने आपको पढ़ाया है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होंगे, कोई पूछेगा तो क्या बताएगा। अगर अगर आपको नहीं पता तो आप जाओ और देखो नोट्स में कि मैंने लिखा है आपसे कि नहीं लिखा है। हर एक चीज लिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कि छोड़ा हूँ, बट आप ही नहीं ध्यान देते तो मैं क्या करूँ। ठीक है जी, ये कंप्लीट होते हैं, किसी को कोई डाउट है नहीं ना? एनिमल हस्बेंड्री का डिफिनेशन भी हो गया ये कि जब हम लोग एनिमल को डील्स विद फीडिंग, मतलब कि लालन भोजन हो गया, शेल्टर वगैरह से, वहीं हाइजीन पर क्लीन करेंगे, उसको स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, ब्रीडिंग यानी कि उसको रिप्रोडक्शन पर भी ध्यान रखेंगे, और डोमेस्टिक पालतू जानवरों को, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है, जिससे सो कॉल्ड आप खटाल का भी नाम देते हो। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। आई होप कि तुमने इतनी सारी चीजों को क्या किया होगा, सीखा होगा, समझने का भी प्रयास किए होंगे। आगे बढ़ सकता हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो भाई अभी बोलेगा। तुम तो क्या ही कर रहे हो, आप बोलो नहीं बोलो सब बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप मैसेजेस कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैं देखूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑल राइट, चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेम द मेजर फूड न्यूट्रिएंट, यहाँ पे होगा NUTRI होगा, यहाँ पे आई होंगे, न्यूट्रिएंट
प्रोवाइडेड बाय फिश। ठीक है कि भैया ऐसा प्रचुर मात्रा में फिश को हम लोग खाते हैं, किस लिए, कौन सा न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए, तो प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए हम लोग किसका सेवन करते हैं, फिश का, जो सो कॉल्ड बॉडी वगैरह सब जो बनाता है, दैट इज द बॉडी बिल्डर। तो उन लोग ये सब खाते हैं बड़ा इन शौक से। ठीक है, एक बार चेक कर लो कि सही सलामत है कि नहीं। ठीक है जी, ठीक है, एक बार चेक कर लो कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। सब कुछ ठीक है, ऑल क्लियर। अब कोई कंफ्यूजन में दिक्कत हो रहा है ना? चलो, कोई क्वेश्चन में मेरे करने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 तो कंप्लीट होता है। नेम द विटामिन या फिर विटामिन प्रेजेंट को इन कॉड लिवर ऑयल। प्रेजेंट इन कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल ऑफ फिश, ऑफ फिश, यानी कि मछली के कॉड लिवर लिवर ऑयल जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो फिश से ही प्राप्त करते हैं। बट इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होता है? ठीक है, कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट रहता है? तो मैंने आपसे बताया था दैट इज द विटामिन ए और विटामिन डी, ये प्रेजेंट रहते हैं। देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मीट मछली का ही सेवन कीजिए। प्रोटीन्स के लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप और भी चीजें हैं जो कंज्यूम कर सकते हो। जैसे मैं नाम बता देता हूँ, जैसे आप पल्स खा सकते हो, दाल से बहुत बड़ा स्रोत है प्रोटीन्स का, पनीर खा सकते हो, दूध पी सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें। सोयाबीन में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इतने सारे चीजें जो प्रोटीन का सोर्सेस है। विटामिन डी तो क्या है, करना धूप से ले ही लेंगे, और ये सब विटामिन ए वगैरह सब फल फ्रूट सब्जियां दवा को खाओ, हर एक चीज हर एक तरह के विटामिन उसमें मौजूद है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम वन गवर्नमेंट एजेंसी विच इज इन इन्वॉल्व, यहाँ पे स्पेस सिंगल स्पेस होगा, मैं साथ लिखे, ये अलग है, यहाँ तक लिखे। ठीक है, और ये जो है वो ये अलग है। ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन procuring food grains like wheat rice from farmers and storing them properly। कि कोई गवर्नमेंट का एक ऐसा एजेंसी का नाम है, नाम याद है आपको, या फिर जानते हो, जो फार्मर से ग्रेन्स को खरीद करके अपने जीमा अपने ठेका ले करके उसको गोडाउन वगैरह इस सब में अच्छे से संभाल करके रखता हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे सेल किया जा सके या फिर बांटा जा सके। तो है दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ये इसका फुल फॉर्म हुआ एफसीआई का, और इससे क्वेश्चंस वगैरह से पूछे जाते हैं। तो आप एफसीआई का फुल फॉर्म भी एक प्रकार से याद रखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या है, ये गवर्नमेंट का एजेंसी है जो भोजन को संभाल करके रखता है फार्मर से खरीद करके। ठीक है, जबरदस्ती नहीं खरीदता, वो बेचता है तो, या फिर पूछा जाता है कि क्या आपको बेचना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड आस्किंग दैट इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, अदरवाइज मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि what type of organisms grow on a stored food grains having higher moisture content। देखिए, मैंने आपसे एक चीज बताया था कि स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स में, या फिर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स ही होगा, राइट। उसमें ये बताया था कि जब भी आप अनाज को रख रहे हो किसी भी कंटेनर में संभाल करके 6 महीने के लिए, या फिर कितने भी दिनों के लिए, ज्यादा दिन तक रखे हो तो ऑब्वियसली खराब होएंगे ना, तो उसको सुखा करके रखना चाहिए हमें धूप में। एकदम नमी नहीं रहना चाहिए, गीलापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा और वो बीज जाएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी कि किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाएगा जब हम फूड को स्टोर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और वो जो फूड है वो सूखा हुआ नहीं है, यानी कि थोड़ा सा गीला हुआ है, राइट। तो नाम है फंगस का, यानी कि उस पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो लेयरिंग है, आई थिंक कि बारिश हो रहा है बाहर, नहीं है एनी हाउ। तो वो क्या है कि फंगस जो है वो उस पे चढ़ जाएंगे, ग्रीन कलर का जो लेयर है वो उस पे चढ़ जाएगा। ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 70, which crop is generally grown between two cereal crops in crop rotations to restore the fertility of soil। दो सेरियल क्रॉप लगाएंगे लगातार, तो बट ये दोनों
पहले ये अगर सपोज दैट हमने धान लगाया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गेहूं रोपेंगे। तो ये जो धान और गेहूं के दोनों क्या है, सेरियल क्रॉप है। तो दोनों के बीच में कौन सा ऐसा क्रॉप लगाएंगे जो हमारा सॉइल के फर्टिलिटी को रिस्टोर कर दे। तो बताया हूं लेज्यूमिनस क्रॉप्स, राइट, दलहन क्रॉप्स, ताकि जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो उसको मैं फिलफिल करे। अब कोई यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लड़का होगा तो सोच रहा होगा कि भैया आप क्या किए हो, ये जब पे लगा दिया राइस और इधर लगा दिया गेहूं और इसके बीच में दाल रुपा रोज। अरे बेवकूफ नहीं सोचता है जी। अरे धान के सीजन में गेहूं कैसे लग जाएगा। एकदम बुद्धि नहीं काम करता है कि मेरे कहने का अर्थ ये है डियर कि सपोज दैट अगर हमने धान का खेती कर लिए हैं, ठीक है, तो उसको काट पीट के हटा दिए, तो फिर उस फील्ड में हम लोग लेज्यूमिनस क्रॉप्स लगाएंगे, जैसे मूंग वगैरह लगा देंगे, चना वगैरह से लगा देंगे पूरे फील्ड में। फिर जब चना का कटाई हो जाएगा तो फिर सेरियल क्रॉप लगाएंगे, और वो क्या है, भीट है, ठीक है, गेहूं लगा देंगे। ये हुआ गैपिंग कहने का अर्थ हुआ। आप समझ गया ना, चलिए पहले ही समझ गया था, भरोसा नहीं ना करेंगे बिना बताइले। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। पता चल रहा है कि किस प्रकार से आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। ए में देगा लेज्यूमिनस, बी में कुछ और, डी में कुछ और, सी में कुछ और, ठीक है। तो आप जो करेक्ट है मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट वन एडवांटेजेस ऑफ ग्रोविंग ए लेज्यूमिनस क्रॉप बिटवीन टू सेरियल क्रॉप्स। अब ये तो जान गया कि दो सेरियल क्रॉप्स के बीच में लेज्यूमिनस क्रॉप्स लगाएंगे, बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उसका जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो बरकरार है। लिखा हूं इट इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है इसको बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखता है, या फिर उसको मेंटेन करता है, या यूं कहूं कि इंक्रीज कर देता है। ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑब्वियसली यस। आई होप कि जो कुछ भी मैंने बताने का प्रयास किया होगा आप उससे सीख पाओगे। तो अब क्या कीजिए, आप इतने सारी चीजों को नोट कर लेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ जाना। चलिए देखिए, आज इस लेक्चर में मैं आपसे 20 क्वेश्चन को ही डील करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही डील करेंगे और फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। समझ गया ना डियर? और ऐसा नहीं है कि तुम देख रहे हो कि जल्दी से ही लिख लें, ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इस सारी चीजों को बताऊंगा जी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में लिखना भी चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो लिख लो, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज द नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस क्रॉप्स का ये, चाहे प्लांट्स का ये। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने बताया है आपको, बार बार बताया था कि लेज्यूमिनस क्रॉप्स यानी कि दलहन पौधा के रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो राइजोमियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है। तो वही होगा, राइजोमियम बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि लेज्यूमिनस क्रॉप के रूट नोड्यूल्स में यही एक बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट रहता है। तो करेक्ट आंसर राइजोमियम बैक्टीरिया। ऑलराइट, in this way we have seen question number 19 is completed. Question number 20, which agricultural practices comes first, harvesting or weeding? पहले हार्वेस्टिंग आएगा कि बीडिंग आएगा? इसका अर्थ ये है, मौसम नहीं है ये, पहले हार्वेस्टिंग करेंगे क्रॉप के कि पहले बीडिंग करेंगे? नहीं समझा? सुनेगा। देखो पहले क्या करेंगे, पहले पहले क्रॉप को काट लेंगे, कि पहले हम लोग जो घास पतवार वगैरह सब, जिसे खर पतवार कहते हैं। हाँ वेरी गुड, जो तुमने बोला भी था एक दिन क्लासरूम में बैठ करके, बोला था ना। चलिए वही मैंने भी बोल दिया है। तो जो खर पतवार आपने कहा सर, आप ही का शब्द है, तो क्या है कि उसको पहले निकाल लेंगे क्रॉप में से, कि पहले कटनी करे चलेंगे। अरे भैया पहले बीडिंग होता है, द रिमूवल ऑफ बीड्स। क्रॉप लगा देते हैं तो देखते हो बूढ़ी मम्मा क्या करती है, या फिर दादा वगैरह सब खुरपी लेते हैं, और जो घास वगैरह सब क्रॉप में लग गया है अपने से, उसको इस प्रकार से बैठ बैठ कर निकालते रहते हैं। पहले इसको निकाल के फेंकेंगे तभी तो बढ़िया हेल्दी क्रॉप होएगा, नहीं तो ये बीड्स सारे फसल को नष्ट कर देगा। ठीक है, जो किसान बनना है भाई ध्यान से सुनो, क्योंकि किसान बनना भी एक कला ही है, दैट इज द बेस्ट जॉब। ऑलराइट, ठीक है जी। तो बीडिंग पहले करेंगे, यानी कि पहले उसमें से जो घास है, खरपतवार वगैरह ये सब है, तो उसको निकालेंगे। आप इसे लिख लीजिए इतने सारी चीजों को, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 को ही मैं आज इस लेक्चर में आपको छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें करूंगा डियर कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तुम टाइम एक बार बता दो और कुछ नए अंदाज में।
तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपसे बताता हूँ, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप क्या कीजिए, आप उसे ध्यान से सुनो और ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक टीचर्स जो है वो सामने ही हो। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे ऑफ़लाइन में होते। हाँ, अगर यहाँ पे जो बच्चे हो, जैसे कि तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि बार-बार पूछिएगा तो मैं बता सकता हूँ, कुछ नए अंदाज़ में बता सकता हूँ, अगर एक तरह से नहीं समझोगे तो दूसरा तरीके से बता सकता हूँ। ये ऑफ़लाइन के कुछ अपना फ़ायदा है, या फिर ऑफ़लाइन का ये भी फ़ायदा है कि आप यहाँ पे हो तो मैं आपसे तरह-तरह की बातें कर सकता हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं आपका एक्सप्रेशन देख सकता हूँ कि आप समझे, नहीं समझे, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मेरी बातों पर फ़ोकस हो या फिर बॉडी यहाँ पे है या फिर माइंड कहीं और है। इस प्रकार से चीज़ें होती है और बहुत सारे हँसी-मज़ाक होते रहता है, बट कोई बात नहीं। आप जहाँ भी हो सही सलामत रहिए, मैं तो बस यही कहता रहता हूँ। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से मैं आपको देखूँगा। मैं नहीं देखता हूँ, मुझे पता है, आप तो देखते हो ना बस, तो मैं देखूँ या फिर आप, बात एक ही है मेरे लिए, ठीक है? लेकिन फिर भी एक ही जैसा नहीं लगता है। एनी हाउ, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़, फॉर दैट मोमेंट स्टे कनेक्टेड। सो लव यू ऑल, सी यू सून एंड टेक केयर।